स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी अकाउंटेंसी क्लास 11th की, वो भी चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है जनरली हर स्कूल में ना 2-3 बुक्स फॉलो होती है अकाउंट्स की। एनसीईआरटी तो बहुत रेयर ही फॉलो होती है, बट जैसे आपकी टीएस गरेवाल हो गई, डीके गोयल हो गई, मोस्टली ये स्कूल्स में फॉलो होती है ये सारी किताबें। मैं जो हूँ आपको टीएस गरेवाल से पढ़ाने वाली हूँ। बेशक आपके पास डीके गोयल है या फिर कोई और बुक है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बुक्स में सेम ही कंटेंट मिलेगा आपको। तो मैंने क्या किया हुआ है, जैसे टीएस गरेवाल की पीडीएफ्स मैंने निकाल ली थी और इन्हीं बुक्स में मैंने मार्क कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें आ रही है हमारे 2022 एंड 23 वाले बैच में, ताकि आप भी साथ के साथ मार्क कर लो कि कौन कौन सी मैंने चीजें मार्क करवाई है और आप उतनी चीजें याद कर लो, वो मोर देन इनफ होगा। समझ में आ गया? ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये करके ले जाओगे ना, उससे भी आपके पूरे 100 में से 100 बटे में से बटा नंबर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो, ये कुछ ऐसी बुक दिखती है जो मैंने नेट से डाउनलोड करी है, टीएस गरेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग 2021 का एडिशन है। आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो या फिर इस साल की भी ले सकते हो, मोस्टली सेम कंटेंट है। लेकिन इस साल की जो बुक है ना, मतलब 2022 वाली, उसके अंदर 19 चैप्टर्स है, तो मैं आपको 19 चैप्टर्स ही कराने वाली हूँ। ओके ना? ओके, शुरू करते हैं फिर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है स्टार्टिंग वाला। तो अच्छा भाई, अकाउंट्स क्या होता है? जैसे आप कहीं गए हो, आप अपनी मम्मी के साथ गए होगे बाजारों में, तो क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी सूट या फिर साड़ी की दुकान पे चली गई, तो आपकी मम्मी कहती है कि अभी पैसे मैं दे नहीं रही, अब मैं आपकी उधार रख लेती हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े अंकल क्या करते हैं, एक रेड कलर की बुक निकालते हैं ना, एक अलग सी रेड कलर की बुक होती है, उसके अंदर लिख लेते हैं कि आपकी मम्मी के इतने पैसे अभी देने बाकी रहते हैं। तो वही सारी, वो जो है पुरानी तरीके से अकाउंटिंग चलती आ रही है हमारे देश में, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, जो हम बुक्स में लिखा करते थे कि किसके कितने आने रहते हैं, किसके कितने देने हैं, इस तरीके से। लेकिन अब जो है ना, अकाउंट्स पूरा बदल गया है। ठीक है, अकाउंट्स कैसे बदल गया है, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स आ गए, रूल्स आ गए हैं, डेबिट क्रेडिट होने लग गए, अकाउंट्स बनने लग गए कंप्यूटर पे। अब कुछ सालों से कंप्यूटर पे अकाउंटेंसी होने लग गई, जिसको हम टैली वगैरह का सॉफ्टवेयर नहीं कहते, वही वाला। इतना समझ में है? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, मतलब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ना क्या क्या चीजें आ रही है वो हम पढ़ लेते हैं इस साल के हिसाब से। सबसे पहले तो हमें यही बात करने की भाई अकाउंटेंसी क्या होती है ना। तो ये जो आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है ना, ये मेन अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो। क्या पहचानते हो अभी आगे बताऊंगी। पहचानते हो, फिर उसको मेजर करते हो, अच्छा इतना इतना, ठीक है, मेजर करते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो, अरे इतना वहां पे इतना खर्चा हो गया, अरे यहाँ से इतना आना है, इस तरीके से। और क्या चीज आप आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करते हो, मतलब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, जितनी भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या फिर जितनी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती है ना, उस चीजों को आप आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट करते हो। इतना समझ में आया? और देखो, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स, और उसके ऊपर हम जजमेंट्स भी दे सकते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो उस इंफॉर्मेशन को, जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो यूजर्स, वो भी पता लगा पाए कि बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब जैसे अकाउंटेंसी में हम ये लिखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा कहाँ लग चुका है, प्रॉफिट में है हमारा बिजनेस, लॉस में, या फिर आगे कैसे कैसे चलने वाला है हमारा बिजनेस, वो सब कुछ अकाउंटेंसी में लिखा होता है। तो जो भी उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे, मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो ये लोग पता लगा सकते हैं कि ये बिजनेस जो है वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है। इतना समझ में है? ये होती है अकाउंटेंसी। तो ये डेफिनेशन एक तो आपको याद करनी है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं इसके। अच्छा, अब हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग क्यों करी जाती है, इसका क्या मकसद है, इसके क्या लक्ष्य हैं, वो देखो। मेंटेनिंग अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स। अब क्या होता है, हर बिजनेस को ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। मान लो आप कोई चीज बेच रहे हो, आपका बिजनेस कुछ बेचता है, कोई चीज है, कुर्ती बेचता है, ठीक है, तो आपसे कोई सामान लेने आया, कुर्तियां लेने आया, और वो कहता है कि जी मैं आपके 1 महीने बाद पैसे भिजवा दूंगा। तो अगर आप ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे तो आप भूल जाओगे कि 1 महीने के बाद मुझे यहाँ से लेने भी थे, है ना। या फिर वही इंसान मना कर दे कि नहीं नहीं मैं तो आपसे लेके ही नहीं गया था, इस तरीके से। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आना है और हमें कहाँ पे देना है, इस तरीके से, है ना। तो टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब डिटरमाइनिंग प्रॉफिट ऑन और लॉस। अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर अकाउंट्स की बुक्स में अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो उससे हम आगे जाके अपने बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है साल के एंड में, मतलब 31 मार्च
को हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस में रहा, इस तरीके से। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम जो है फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने अकाउंट्स में, अभी हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो ये कुछ 3-4 अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट जैसी चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये काफी सारे अकाउंट बनते हैं जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, अब इससे क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट चलती है अकाउंटेंसी से। कैसे? जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही होती है मैनेजमेंट को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि वो अच्छे से डिसीजन बना सके, पॉलिसीज बना सके, बजटिंग देख सके कि कितना पैसा हमें कहाँ से लगाना है, फोरकास्ट कर सके, मतलब फ्यूचर का देख सके और कंट्रोल कर सके, इफेक्टिव तरीके से अपनी बिजनेस को कंट्रोल कर सके। तो उस चीज के लिए भी अकाउंटिंग चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, जितने भी यूजर्स है, चाहे वो इंटरनल यूजर्स है या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो अगर किसी यूजर को हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने हो, तो पहले वो देखेगा ना भाई कि ये कंपनी कैसा कर रही है कैसा नहीं, तो उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। और फोरकास्टिंग, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, और भी देखो हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस। अकाउंट्स में इन सब चीजों का रिकॉर्ड भी होता है कि भाई हमने इस तारीख को मशीनरी खरीदी थी तो कितने की मशीन खरीदी थी, इस तारीख को हमने बिल्डिंग ली थी तो कितने की बिल्डिंग ली थी। तो अकाउंट्स में ये सारी चीजों का, एसेट्स का भी रिकॉर्ड रहता है ना। तो उससे क्या होता है, जिससे कि मैनेजमेंट जो है वो एसेट्स को बचा भी सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटेंसी के, इतना समझ में है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। वैसे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर, है ना। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। तो देखो, आई गेस अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। हाँ, तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि आपको लास्ट में 31 मार्च को ये देखना कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ऑल्सो आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकालो कि भाई ये जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, इस तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस की। इससे हम एक बिजनेस की प्रॉफिट या फिर लॉस की स्थिति निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख के मतलब पॉलिसीज बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, फ्यूचर का सोच सकती है इस तरीके से, और इफेक्टिवली काम को चला सकती है। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी, अब हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा 13 मई को मिसेस खुराना के यहाँ से आए हुए थे और उन्होंने क्या किया, हमारे सामान लेके गई थी वो, अच्छा मैंने यहाँ पर मशीनरी खरीदी थी तो मुझे वहां पे पैसे देने हैं। तो ये सब चीजें आपको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अब आपने अकाउंटिंग बुक्स में लिख दिया हो, तो देखते तो रोज ही है अकाउंटिंग बुक्स, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मेमोरी में रिप्लेस, हमारी मेमोरी रिप्लेस कर दी अकाउंटेंसी ने, है ना। फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी, अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि भाई पिछले साल हमारा बिजनेस कैसा कर रहा था और इस साल हमारा बिजनेस कैसा कर रहा है, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगला देखो, फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, इससे पहले हम एक और करते हैं, फैसिलिटेटिंग लोन्स। अब इससे क्या होता है, जैसे कोई भी बैंक है, बैंक अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन किस हिसाब से देगा, पहले तो बैंक जो है उस कंपनी का अकाउंट चेक करेगा कि इस कंपनी की कितनी वैल्यू है, कितना वो कमा सकती है, क्या ये लोन हमारा उतार भी सकते हैं। तो बैंक लोन लेने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो इजीली बैंक दे देता है। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट, मान लो कल को कोई केस हो जाए, तो अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखा देंगे कोर्ट को तो मान्य होंगे, एलिजिबल होंगे, है ना। फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ बिजनेस, अब इससे क्या होगा, अगर इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, अच्छा अगर मान लो किसी को अपनी कंपनी बेचनी है, अपना बिजनेस बेचना है, तो अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स जो है ना वो अगले इंसान के काम आ जाए कि अच्छा हमें यहाँ से उधार लेनी है, यहाँ पैसे देना है, इस तरीके से, है ना। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्या होता है कभी कभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग हाउ मेनी ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। अगर मान लो कभी भी बिजनेस के साथ कोई भी अड़चन आ जाती है, थोड़ी धोखाधड़ी हो जाती है, तो अकाउंटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हमें इसके इतने पैसे देने थे, इसको हमारे इतने पैसे देने थे, लाइक दैट, है ना। और उसके बाद देखो हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अब जब पार्टनरशिप होती है, 3-4 पार्टनर या फिर और ज्यादा पार्टनर मिलकर काम कर रहे होते हैं, सो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर रिटायरमेंट होती है या फिर एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, या फिर फर्म डिसोल्यूट हो रही है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उस पार्टनर को कितने पैसे देने हैं या फिर उस पार्टनर के
को हमारे बिजनेस के कितने पैसे देना है, इस तरीके से। अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे, फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। क्या होता है, अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है आपका, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, तो उससे क्या होता है, जितने भी आपका इनकम टैक्स की सेटलमेंट है या फिर जीएसटी की सेटलमेंट से लायबिलिटी है, वो सब आपके अकाउंटेंसी रिकॉर्ड से सेटलमेंट हो सकती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपके अकाउंटिंग के। ओके, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अगला है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब भाई अकाउंटेंसी की क्या क्या लिमिटेशंस है, देखो भाई हर चीज की मतलब फायदे भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है, अकाउंटेंसी पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। येस, सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड अबाउट एसरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। वैसे तो जब कोई चीज हमारे साथ हो जाती है, जैसे किसी का पैसा देना है या फिर किसी का पैसा लेना है, तभी हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं, रिकॉर्ड डाल देते हैं, एंट्री लिख देते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हम तुक्के भी मार देते हैं कि अच्छा प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर इस केस में अकाउंटेंसी पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि देखो जो आपने असेट्स खरीदी थी, असेट्स क्या होती है, फिजिकल चीजें बिजनेस की, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, लैपटॉप हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। तो मान लो आपने 2022 में अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, क्योंकि आपको लैपटॉप की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए, है ना। तो क्या होगा, अब 2023 में उस लैपटॉप की वैल्यू, जैसे आपने स्टार्टिंग में लैपटॉप 36,000 का खरीदा था, अगले साल उसकी वैल्यू जो है वो 33,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आप जो इस साल वो उस लैपटॉप की टेक्नोलॉजी है, अगले साल तो उससे भी एडवांस आ जाएगी, तो उस पुरानी टेक्नोलॉजी को कौन लेगा, है ना। तो उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। ऐसे ही हर साल एसेट्स की वैल्यू जो है वो घट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है कुछ एसेट्स की, है ना। तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं कि हमारे लैपटॉप का जो प्राइस है, हम किस प्राइस पे लाए थे, 36,000 रुपए का, क्योंकि अकाउंट्स में तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन आगे आगे चल के उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में 36,000 ही लिखा रहेगा, डेप्रिसिएशन वाली चीजें नहीं लिखी रहेंगी। सो दैट्स वाई ये हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करता है। अगला है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्या होता है कि अकाउंटेंसी जैसे कि मोस्टली नंबर वाली चीजों को लिखता है ना, मेंटेन करता है, बट जो जैसे कि आपके मैनेजमेंट की स्किल्स, की आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स क्या है, स्टाफ, इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, ये जो क्वालिटीज वाली चीज होती है अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता। सो दैट्स वाई ये जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव नहीं। समझ गए ना। अच्छा, अब आगे देखो, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटेंसी का बिजनेस में क्या रोल है ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लिख दोगे कि ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है। किस चीज को, एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो वो होती है अकाउंटेंसी। अब बिजनेस में अकाउंटेंसी का क्या रोल रहता है वो देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, की बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है कि किस टाइम क्या क्या लेनदारी हो, क्या क्या देनदारी हो, इस तरीके से, है ना। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैनेजमेंट जब उन अकाउंट्स को देखेगी तब वो फैसले ले सकती है। अगला है फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी। अगर हमें 2-3 साल के अपने कंपनी के अकाउंट्स को मेजर करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। एविडेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे, तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ताकि हम उस केस को जीत जाए। और भी बहुत सारे, जैसे लोन उठाने के लिए, और नेसेसिटी अगर हमें याद नहीं करनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो हम अकाउंट्स में लिख देते हैं। बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, प्रॉपर प्राइस रखने के लिए, और टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा रोल रहता है एक बिजनेस के अंदर, है ना। और देखते हैं और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। यस, वैसे तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट बुक कीपिंग में मैं 1 मिनट के लिए बता देती हूँ क्या होता है बुक कीपिंग, क्योंकि ये अगले टॉपिक में आएगा आपका बुक कीपिंग क्या होता है। सो बुक कीपिंग जो है वो वही चीज करता है, आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, लेनदारी देनदारी हुई है, वो चीज लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर भी कर सकते हैं कि कितना हमने दिया है, कितना हमने लिया है, किस दिन क्या क्या खर्चा हुआ है, और हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करें, उसको क्लासिफाई करें। तो मैंने वो बताया ना, रेड कलर की बुक होती थी अकाउंट्स की, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अकाउंटेंसी बेसिकली एक सर्विस एक्टिविटी होती है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है एक तरीके की, और ये हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि फाइनेंशियल होती है अपने नेचर में, और किसके बारे में, मतलब बिजनेस के बारे में एक तरीके से। और इससे हम क्या ले सकते हैं, अकाउंटिंग डिसीजंस लेते हैं। तो ये होती है बेसिकली अकाउंटिंग, और इसको इस डेफिनेशन को किसने दिया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने। लेकिन अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, वो देख लेते हैं।
एज, मेरे साथ साथ पढ़ो, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, ठीक है, सर्विस एक्टिविटी होती है। अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करती है, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, उसको समराइज करती है और हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स को भी, कि अगर कोई यूजर जानना चाहता है कि इनका बिजनेस कैसा चलता है तो अकाउंटिंग जो है वो सबसे पहले तो ये देखती है कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स हुई एक बिजनेस की, है ना, फाइनेंशियल नेचर की। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट वाले जो अकाउंट्स हो गए और बैलेंस शीट हो गए, हम उन ट्रांजेक्शन्स को उसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना। तो ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में हर एक स्टेप जो है उससे क्या होता है, उससे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी अकाउंटिंग में क्या हुआ, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। उसके बाद हमने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स के अंदर हमने उसको क्लासिफाई किया उस इन्फॉर्मेशन को, फिर हमने उसको एनालाइज किया, समराइज किया, वगैरह वगैरह, है ना। तो क्या होता है, अकाउंटेंसी के हर स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, समझ गए। अब जनरेशन ऑफ information is not an end in itself. It is a way to facilitate the communication of information to users of accounting information। अब यहाँ पर इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का अंत नहीं हो जाता, आगे आगे जाके बहुत सारे यूजर्स जो है वो पिछले साल की भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं एक बिजनेस की, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सालों साल चलती रहती है, यूजर्स को देखने के लिए काम आती है। अब आगे देखते हैं कितनी टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। थोड़ा सा ब्लर है बट आप अपनी साथ साथ बुक खोलोगे ना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको हम जनरेट करते हैं और इसको हम बुक कीपिंग के थ्रू जनरेट करते हैं। बुक कीपिंग मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ठीक है। और उसकी वजह से यूजर्स जो होते हैं वो एक फाइनेंशियल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई हमें यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या फिर यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, इस तरीके से हमें इस रेट पे अपना प्राइस रखना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट्स और ज्यादा बिके और हमारे जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट हो, इस तरीके से, है ना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो जनरेट, अच्छा इसकी वजह से हम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह प्रोवाइड बना सकते हैं। एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है। अब ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट गिनवाई है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मैंने आपको बताया है ना कि इस चीज से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन दोनों अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से या फिर बैलेंस शीट से, तो हमें किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी को या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ना, तो वो चीज हमें होती है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट अर्न हुआ या फिर लॉस हुआ। अब एक फर्म जो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है और वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि हमारी कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है। इतना समझ में है। एंड ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या रजिस्टर होता है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और अगर कोई एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ताकि उसे पता चल जाए कि उनके पास पैसा बचा है या पैसा खाली है, इस तरीके से, समझ गए। तो अकाउंटिंग इन अकाउंट की वजह से जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, इससे एक तो हमें ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हम एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, कितना हमारे पास अमाउंट मिला है, कितने हमारे पास कैश है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, कितने हमें पैसे देने हैं, कितना हमारे पास कैपिटल है, कितने लोन्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अकाउंट से, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमें फ्लो बताती है कि मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है इनफ्लो और कहाँ से पैसा जा रहा है, मतलब कहाँ पैसा जा रहा है आउटफ्लो। तो कैश फ्लो से ये चीज पता चलती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उससे हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं कि कितनी लायबिलिटीज हमें पे करनी है, कितना डिविडेंड का पे करना है, हमें बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इस तरीके से। तो ये कुछ होता है कि मतलब जो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है और कितने टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैंने चीजें आपको बताई हैं। अब आगे देखो, आगे अगला टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके क्या क्या क्वालिटेटिव
फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं। दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स, मतलब क्वालिटेटिव फीचर्स या फिर कुछ ऐसे फीचर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उससे क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाती है यूजर्स के लिए। अब क्या होता है रिलायबिलिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाना। अगर कोई भी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी फर्म शो करती है पब्लिक को, तो पब्लिक जो है उनके ऊपर विश्वास कर सकती है कि ये जो है मटेरियल एरर नहीं, मटेरियल एरर फ्री है, और उसके बाद फ्री फ्रॉम बायर्स है और पूरी तरीके से वेरीफाइबल है। तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मिलती है। उसके बाद रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होता है इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट मीट द नीड ऑफ यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एकदम रेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक बिजनेस जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और आगे देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड इन अ मैटर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मैटर मतलब इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि उससे हम आराम से समझ सकें। और अगला होता है कंपैरेटिबिलिटी, कि हम उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें, वो इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए। अगर मान लो हम उसी एक कंपनी है XYZ, अगर हम 2 साल के उसके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और उसको हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अगर मान लो XYZ कंपनी और ABC कंपनी के हम उसी साल के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इतना समझ में आया? तो ये होता है। अब हम बात करते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या यूजर्स होते हैं, कि कौन कौन यूज करता है इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैंने पूरे लेक्चर में बोल दिया कि काफी सारे लोग जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। तो कौन कौन होते हैं? 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो वो देखते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कि आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, जिनके पास एक्सेस है, वो इन्फॉर्मेशन या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कभी भी चेक कर सकते हैं। तो होता है इंटरनल यूजर्स। अब इसके अंदर भी 2 आते हैं, एक ओनर जो कंपनी का मालिक है, उसके पास तो रिकॉर्ड होते ही होते हैं अकाउंट्स के, तो वो कभी भी उन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है कि भाई हाँ भाई देखो तो मेरे कंपनी क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओनर ने तो पूरा पैसा लगाया उस बिजनेस पे, और वो बहुत ज्यादा रिस्क में रहता है ओनर की, कहीं मेरी कंपनी डूब ना जाए। तो इससे क्या होता है नेचुरली वो जानना चाहता है कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है बिजनेस को, ताकि वो अपनी कैपिटल जो उसने पैसा लगाया कि वो सेफ पोजीशन पे है या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है उस एक साल के अंदर अंदर। और मैनेजमेंट जो होती है, जो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिसाइड करना होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट किस रेट पे बेचना चाहिए, कौन सी कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए, रिडक्शन कितना करना है, इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और डिसीजंस वगैरह लेने में। तो ये ओनर्स और मैनेजमेंट होते हैं इंटरनल यूजर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होता। अब मैं हूँ, मैं बाहर की हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है किसी भी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स का। ऐसे ही आप हो, अगर कोई ओनर होता है या फिर आप उस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में हो, तभी आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये होता है एक्सटर्नल यूजर्स, जिनके पास एक्सेस नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जो एम्प्लॉयज होते हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको चांस नहीं मिलता वो रिकॉर्ड्स देखने का। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली कम पोजीशन पे काम करता है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मतलब देख सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर वो जानने का मतलब वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हम भी तो देखें कंपनी का क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, वो कितना चलेगी, कंपनी चल भी पाएगी या नहीं। और अगर उनको ही फायदा है, जितना वो प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी, उनकी उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ने के चांस होते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उनको स्टेट काफी सारी इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलेगी, ट्योर बोर भी मिल सकता है ना। तो ये होते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। और अगला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक जो वैसे तो लोन प्रोवाइड करती रहती है कंपनीज को, लेकिन बैंक जो है सबसे पहले लोन प्रोवाइड करने के लिए देखती है उसका रिकॉर्ड वगैरह। तो तभी उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही वो चेक अच्छे से करके कि ये उतार पाएंगे हमारा लोन या नहीं, उसी हिसाब से वो क्या करते हैं पैसा जो है वो देते हैं कंपनी को। समझ गए ना? अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, बहुत सारी एक कंपनी में ना काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं शेयर्स की फॉर्म में, कि ये कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी से इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ले लेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इन इन्वेस्टर्स को पता चल जाती है, तो वो क्या करते हैं पैसे लगाने के लिए रेडी या फिर ना रेडी हो जाते हैं। ओके, अगला होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, जो कि पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, पैसा उधार पे देते हैं। तो क्रेडिटर्स को भी एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखनी होती है कि भाई पैसा इनको दे उधार पे या नहीं दे, इस तरीके से। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। अब क्या होता है
गवर्नमेंट को काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है, जैसे कि हमें टैक्स लगाना चाहिए या नहीं, लाइक कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स कितना क्या-क्या रखना चाहिए। तो उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट को कंपनी के रिकॉर्ड्स या फिर अकाउंट्स चेक करने होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक, पब्लिक को भी भाई शेयर्स खरीदने होते हैं कंपनी के, उस कंपनी के अंदर काम करना होता है, पब्लिक को भी बहुत काम होते हैं कंपनी से, है ना? तो पब्लिक भी मोस्टली देखना चाहती है कि वो कैसा चल रहा है वो बिज़नेस, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करना चाहती है। एंड द लास्ट इज रिसर्चर्स, जो बहुत सारे बिजनेस रिसर्च वाले होते हैं जो कि रिसर्च वर्क करते रहते हैं, उनको भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने की इच्छा होती है। तो ये कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, 4-5 याद कर लो, इन्हें काफ़ी है। अच्छा, और देखते हैं कि इसके अंदर, हाँ, बस इतना ही आपके सिलेबस में आ रहा है जितना ये मैंने आपको पढ़ाया है। एंड अगर आपको ये चाहिए कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ों को हाइलाइट किया हुआ है या फिर यही नोट्स चाहिए टीएस गरेवाल के, या फिर मान लो आपके पास डीके गोयल की बुक है और आप ये चाहते हो कि मैं ये वाली पीडीएफ आपको दे दूँ, तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कोई कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और उसके बाद डीएम कर देना, आई विल रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।